साथियों, जय भीम। जय भारत, जय संविधान। और मेरे जिंदगी के एक विशेष इस साल के दिन पे आज का यह विशेष लाइव आप सभी से एक चर्चा, आप सभी से कुछ बातचीत, देश और दुनिया में रहने वाले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थकों से, बहुजन मिशन के जो हक वंचित समाज के पहरेदार हैं, बहुजन मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी के लिए अपने लाइव की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं बहुजन समाज में समय समय पे जो संत महापुरुष जो जन्मे, उन सभी को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, महामना राव सुवर्मा, संत राम बी.ए. प्रजापति जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी कुंभाराम आर्य, कोतवाल धन सिंह गुर्जर और भी ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक कण भारत में रहने वाले शोषित वंचितों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लगाया। उन सभी को नमन करता हूँ। माँ सावित्रीबाई फूले, माँ रमाबाई, माँ फातिमा शेख, माँ अल्याबाई होलकर, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ झलकारी बाई, उदादेव पासी, भगवान बिरसा मुंडा, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि जी, मान्यवर काशीराम साहब, आप सबको भी नमन करता हूँ। आज का दिन मेरी जिंदगी में एक विशेष महत्व रखता है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने संतों गुरु महापुरुषों के साथ साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को, अपने साथियों को, समय समय पे जिन्होंने मेरा जिस भी तरह सहयोग किया, उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। आज इस मिशन का सिपाही होने के में जो एक बहुत अहम योगदान जिस शख्स को जाता है, वो मेरे पिताजी। महापुरुषों के मिशन पे जो काम करने का निर्णय लिया गया, उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान। और आज मैं उन्हीं सब चीजों पे आपसे बात रखूंगा और आपको मार्गदर्शित भी करूंगा कि किस तरह से आगे हमें बढ़ना है। सम्मानित साथियों, आज मेरे पिताजी की जयंती है। अपने जीवन में अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर उन्होंने हमें, यानी कि हमारे पूरे परिवार के लिए वो जिए। मैंने उनके जीवन में जब होश संभाला तो उनके जीवन का संघर्ष देखा, किस तरह से 30-40 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके वो स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे। उस समय पैसे का बड़ा महत्व था, पैसे की वैल्यू थी। और
अक्सर जब हमें पढ़ाते हुए जो दैनिक जीवन में जरूरतें होती थी, जैसे सर्दियों के समय बच्चों के लिए जूते, किताबें, कपड़े और भी बहुत सारी जरूरत की चीजें, जिनकी जितनी हमें जरूरत होती थी उतनी उन्हें भी होती थी, लेकिन कभी उन्होंने अपनी चीजों के बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में परवाह नहीं की। पिता बच्चों के लिए सुपरमैन जैसे होते हैं। आपको कोई भी चीज चाहिए हो, बस आप उनसे कह दो। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन वो कैसे उसको पूरी करते हैं ये वही बेहतर जानते हैं। वो एक हीरो होते हैं, जो आपके ऊपर जब भी कोई समस्या आती है तो वो उस समस्या को समाप्त करने के लिए कहीं से आ जाते हैं। वो गुरु भी होते हैं कि वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो हमारे लिए जीते हो। उनका पूरा जीवन हमारे इर्द गिर्द रहता। इसलिए इस दिन थोड़ा सा, जब उनकी परिनिर्वाण दिवस होता है, जब उनकी जयंती होती है, या नए नए उसमें भारत में फादर्स डे भी मनाया जाता है, उस दिन उनको मिस करता हूँ। मिस इसलिए करता हूँ कि अगर आज वो मेरे साथ होते तो मेरी ताकत कई गुना ज्यादा होती। लेकिन फिर मैं समझता हूँ कि प्रकृति को ऐसा ही मंजूर था कि इतना ही समय उनके साथ मेरा था। मैंने अपने पिता को 11 जनवरी 2013 को खो दिया। ये मेरी कहानी, लेकिन कहीं ना कहीं देश की बहुत बड़ी आबादी का जीवन बिल्कुल मेरे जैसा ही। ये सच है कि गरीब जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को बीमार होने पे तो डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, लेकिन अपनी छोटी छोटी बीमारियों पे वो बहुत सस्ती सी दवाई मेडिकल स्टोर से लेके अपनी तबीयत के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। इसका एहसास मुझे अब है कि अमीर लोग हर महीने चेकअप करा लेते हैं, लेकिन हम तो डॉक्टर के यहाँ तभी जाते हैं जब हमें कोई, हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अपनी जिंदगी को में हमारे सपनों को आगे बढ़ाते हुए मेरे पिता को जब कैंसर हुआ, और जिस दिन ये बात मुझे पता लगी, ये दिल्ली में ही था, दिल्ली का एक हॉस्पिटल जहां मुझे जानकारी मिली कि उनको कैंसर है। और शायद 1 या 2 दिन बाद रक्षा बंधन का त्योहार था। क्योंकि मेरे, इसलिए सब चीजें याद है क्योंकि मैं अपने पिता को के साथ रहा उस समय। और जिस दिन ये खबर आई, शायद उसी दिन या उससे अगले दिन भारत में बड़े पैमाने पर लोग रक्षाबंधन के त्योहार को मना रहे। हॉस्पिटल से भी बहुत सारा स्टाफ छुट्टी पे था, और जब मुझे पता लगा कि मेरे फादर को कैंसर है, और कैंसर का नाम ही इतना डरावना था, तो उसका इलाज थोड़ा सा आसान हो गया है, तो मैं अपनी भावुकता को रोक नहीं पाया। बहुत लंबे समय में अकेला बैठ के हॉस्पिटल में भावुक रहा, तकलीफ में रहा।
और मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि उनकी रिपोर्ट में क्या है। फिर मैं उनको एम्स लेके गया, जहां 2 दिन मेरे पिता रहे। मुझसे दूर शायद मेरे बड़े भाई भी देहरादून में बैठ के शायद इस लाइव को सुनेंगे या फिर बाद में इस वीडियो को देखेंगे। और 2 दिन मेरे पिता उस हॉस्पिटल में, उनको बेड नहीं मिला। जिस पिता को मैंने हमेशा स्वाभिमान सम्मान के साथ जीते देखा, वो फर्श पे लेटे रहे। फिर उसके बाद डॉक्टर का जो आदेश था, निर्देशन थे कि आप उनको जोली ग्रांट ले जाओ, आपके नजदीक भी पड़ेगा, वहां आपको ट्रीटमेंट भी आसान रहेगा। ये दिल्ली है, बहुत महंगा, और आपको दूर भी बहुत पड़ेगा। लगभग 11 से 12 महीने मेरे फादर का वहाँ ट्रीटमेंट चला। तो 11 जनवरी 2013 को सुबह 4 बजे उनकी डेथ। इन सबसे के बीच में वो जो समय है, लगभग 1 साल से ज्यादा का समय, जिसमें मैं अपने पिता के साथ रहा, और मुझे उनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर पिता की चप्पल बेटे के पैर में आ जाए तो फिर वो बेटा नहीं रहता, भाई हो जाता है, दोस्त हो जाता है। उन्होंने मुझे जिंदगी के बहुत सारे झूठे सच्चे कड़वे अनुभव से अवगत कराया, जानकारी दी। और उसी बीच में मुझसे अक्सर जब महापुरुषों के बारे में बात करते थे, तो वो यही कहते थे कि भाई, महापुरुषों ने हमारे लिए इतना किया, लेकिन हम महापुरुषों के आंदोलन में बहुत ज्यादा योगदान नहीं दे पाए। मेरे पिता क्योंकि प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर रिटायर हो गए, वो बामसेफ के कर्मचारी थे, और मिशन के प्रति बामसेफ के लोग कितने जो हैं समर्पित थे, इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो अपने आसपास पुराने बामसेफ के लोगों को देखोगे तो शायद आप उनसे बात करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उन्होंने बहुत सारी जानकारी जिनसे हम लोग, जिनको हम जानते नहीं थे, वो मुझे बताई। और उस समय वो चाहते थे, क्योंकि मेरी लॉ पूरी हो गई थी, उनकी इच्छा थी कि मैं पढ़ने के लिए विदेश जाऊं। साइबर क्राइम का बहुत बड़ा स्कोप था। उनका ये मत था कि मुझे आके, चाहे मैं वहां रहूं या यहाँ, साइबर क्राइम लॉ की पढ़ाई के बाद साइबर क्राइम का जो के लिए कोर्स है वो करके, और यहाँ अपने खुद को सेटल करूं। उनका एक दिन बातें बातें उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी चले जाओगे पढ़ने के लिए, और हो सकता है कि वहीं जॉब कर लो या वहीं सेटल हो जाओ, आपका भी परिवार हो जाएगा, बच्चे और सब, परिवार, पत्नी, सब चीजें। वहां की चकाचौंध शायद आपको वहां से यहाँ आपको आने भी ना दे, लेकिन कोई जो है महापुरुषों के आंदोलन के लिए यहाँ कुछ करता नहीं, और क्यों नहीं अपना जीवन समर्पित करना चाहता, ये भी बड़ा सवाल है। मुझे लगता था कि वो जो लोग इस काम को नहीं कर रहे थे वो मुझसे नाराज है, लेकिन एक समय पे मुझे एहसास हुआ कि पिता होने के कारण वो ये अपने बेटे को रास्ता दिखा रहे हैं कि इस काम को भी हम लोगों को करना चाहिए। और जिस दिन वो मुझसे दूर हुए, उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं अब कोशिश करूंगा कि अपने पिता के मन में जो टीस रह गई है, मेरे पिता के मन में जो तकलीफ थी, उस तकलीफ को थोड़ा सा कम कर पाऊं। और ये वादा भी उन्होंने मुझसे लिया कि आपको पढ़े लिखे हो, एक अच्छा शरीर कुदरत ने आपको दिया है, आपको महापुरुषों के मिशन में काम करना चाहिए। उससे पहले मेरी भी अपनी जिंदगी थी खूब क्रिकेट खेलना,
दोस्तों के साथ घूमना आना जाना, तमाम तरह के और काम। उस दिन उस जिंदगी में स्टॉप लगा और एक नया जीवन शुरू। बहुत कठिनाइयों के साथ अपने साथियों के साथ हम लोग आगे बढ़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय तंत्र सिंह जी, तो सबसे पहले जिनके साथ मैंने इस बात पर डिस्कस किया कि हमें इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, वो बहुत प्यारे नेचर के हैं। मेरी बहुत सारी बातों को न गलतियों को नजरअंदाज करते उन्होंने इस काम को हमारे साथ आगे बढ़ा। और उनके बाद जो जो साथी मिलते गए, भाई कमल जी और भी जो साथी हमारे कुछ दिनों बाद हमसे जुड़े, उन सब के साथ मिलके इस कारवा को हमने आगे बढ़ाया। अगर ये घटना मेरे जीवन में ना घटी होती तो शायद इतनी ईमानदारी और समर्पण की भावना से इतने आरोप, इतने अपमान, इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं इस आंदोलन में इतनी मजबूती से ना खड़ा हूं। मेरे प्यारे साथियों, जो मुझे अभी सुन रहे हैं या आपके बाद सुनेंगे, महापुरुषों के मिशन पे काम करना कोई आसान काम नहीं। मैं भी और मेरे साथी भी, हम चाहते तो किसी भी राजनीतिक दल के मेंबर बन जाते, अगर हमारा लक्ष्य विधायक और एमपी बनना होता, या फिर कुछ पैसा कमाना या साधन संसाधन जुटाना होता। मैं जब देखता हूं कि मेरे पिता मेरे पास क्यों नहीं, तो मुझे नजर आता है कि अगर मेरे पास उस समय आर्थिक शक्ति रही होती, आर्थिक साधन रहे होते, तो आज मेरे पिता शायद मेरे पास होते। और पिता, जैसे मैंने कहा, रीढ़ की हड्डी जैसे होते हैं शरीर में, जैसे रीढ़ की हड्डी, आज वो मेरे पास नहीं है। जिन लोगों ने कम उम्र में अपने पिता खोए, वो बेहतर जानते हो पिता खोने का दर्द कैसा होता है। मैं मानता हूं कि मेरे पिता प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन उनके पास सिद्धांत थे। एक अध्यापक दर्पण होता है, वो जिन बच्चों को पढ़ाता है, चाहे उनको वो अगर चाहे तो उनको खराब रास्ते पे ले जाए और चाहे तो उनको अच्छे रास्ते पे ले जाए। मेरे पिता बहुत अनुशासित थे, उनके उनका ये वो गुण मुझ में है। अक्सर मैं अपने साथियों को अनुशासन के नाम पे बहुत डांट देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो भी इतने अनुशासित है जितना अनुशासित मैं हूँ कई कई विषय पे। ये मैंने अपने पिता से सीखा। बहुत सारे साथी हमारे साथ थे, आज कुछ लोग हैं, बहुत सारे, कुछ लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, नए साथी भी जुड़ रहे हैं। और किसी निराशा की वजह से, अपने साथियों की सलाह से, हमने आजाद समाज पार्टी काशीराम का गठन किया। और मैं बार बार अक्सर बताता हूँ कि मेरा नाम मेरे पिता ने चंद्रशेखर रखा, और आजाद मैंने उसमें तब जोड़ा जब मैंने मानसिक गुलामी छोड़ी। ये बात मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, इसका भी एक कारण है। आज भी भारत के अंदर करोड़ों लोगों की जिंदगी बिल्कुल ऐसी है। अगर उनके पिता या उनकी पत्नी या उनका बेटा या बहन या बेटी या माँ बीमार हो जाए, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनको ले जाए। और अगर अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया तो शायद उनको जमीन बेचनी पड़े या घर गिरवी रखना पड़े या कर्ज लेना पड़े, जिसको उतारते उतारते शायद उनकी चप्पलें घिस जाएं, उनके सर के बाल भी उड़ जाए, और उनकी जिंदगी जो है, ये बाल सफेद हो जाए, उनकी जिंदगी जो है खत्म हो जाए। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, या हैं, मैं कहूंगा हैं, जो बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहते होंगे, लेकिन उनकी जेब में पैसे नहीं। मैंने गरीबी देखी।
मैंने बेबसी लाचारी देखी, मैंने अपने पिता को अपने सामने मरते देखा। वो जो संकल्प मैंने उस दिन लिया, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के काम को मैं बहुत मजबूती से अपने साथियों के सहयोग से कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने ये संकल्प भी लिया था कि मैं कोशिश करूंगा जो मैंने सहा किसी और को ना सहने दूं। सच ये है कि उस तरह की ताकत अभी हम लोग नहीं बना पाए। अभी तो हम सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर राजनीतिक रूप से ताकतवर हम लोग हो जाते तो हम इस तरह की योजनाएं लाकर, इस तरह के कार्य करके लोगों की जिंदगियों में जो समस्याएं हैं उनको हल करते, उनकी जिंदगी में खुशहाली लाते। अभी भी हम उसका प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हम उसका प्रयास बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। वहां हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अब से पहले भी बहुत मेहनत की। जब से भीम आर्मी में उन्होंने काम करना शुरू किया, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखा, ना छांव देखी, ना बारिश देखी, ना किसी साधन की परवाह की, और जो भी आदेश निर्देश हुआ उसका पालन किया, जाके गरीबों की लड़ाई लड़ी, लोगों में विश्वास पैदा किया। आज भीम आर्मी इतना बड़ा नाम ऐसे नहीं बना। अकेले चंद्रशेखर ने नहीं बनाया, अकेले अकेले किसी और साथी ने नहीं बनाया, सब लोगों की मेहनत से बना भीम आर्मी। तो उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि बड़े बड़े राजनीतिक दल उनकी तरफ आंख गड़ाए बैठे हैं और उनकी छोटी छोटी नाराजगी की खबर को पाकर उनके पास जाकर कुछ उनको अवसर देके, कुछ साधन देके उनको इस आंदोलन से रोकने का काम करते हैं। और मैं तो माननीय काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूं। काशीराम साहब तो एक जाएगा सो आएंगे, और जो निजी फायदे के लिए जाएगा वो ज्यादा दिन चल भी नहीं पाएगा, समाज में बेनकाब हो जाएगा। ये महापुरुषों का मिशन है। जो अपने फायदे के लिए आया वो टिकेगा नहीं, और जो महापुरुषों के मिशन के लिए आया वो रुकेगा नहीं। इसके पीछे भी मैं व्यवस्था को समझता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि व्यवस्था में जो राजनीतिक शक्ति जिनके पास है, उन्होंने गरीबी को बढ़ावा दिया है। उनके पीछे उनकी सोच, और वो सोच ये है कि जब तक ये आर्थिक रूप से गरीब रहेंगे तब तक अपनी वोट का प्रयोग उस समझदारी से नहीं कर पाएंगे कि इनके पास राजनीतिक शक्ति का निर्माण हो जाए। मैं इसको और करीब से समझाता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार दिला रहे थे, तो विरोधी ये तय कर रहा था कि वोट से इनका राज आ जाएगा तो उसको रोका कैसा जाएगा। तो उसके पास की सबसे बड़ी तरकीब थी कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, अपने नोट से हम इनके वोट को खरीद लेंगे। मान्यवर काशीराम साहब ने इसी बात को समझा कि उन्होंने नारा दिया कि वोट को बेचना नहीं है, वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। इस तरह से वोट की सुरक्षा करनी, वोट को जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपना है, बेचना नहीं। अब मैं ये देखता हूं कि क्योंकि आज अगर गरीब आदमी से पूछा जाए कि उसकी पहली जरूरत क्या है, उसकी राजनीतिक समझ कितनी है, ये आप बखूबी जानते हैं। उससे अगर पूछा जाए तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट पैसा होगी। क्योंकि जिनके पास खाने को अच्छा खाना नहीं, पीने को अच्छा पानी नहीं, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, सर पे छत नहीं है, और सुख सुविधाएं नहीं है, उनके पास अगर उनसे पूछा जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होगी जो उनकी दैनिक जरूरत है। और आज उनकी जरूरत है पैसा। उनकी जेब में पैसे नहीं, पैसे कमी का उनके बहुत सारे सपने खत्म हो गए हैं। इसलिए दुश्मन इस बात को जानता है, वो पैसा फेंक के तमाशा देखता है। और बहुत सारे लोग जिनकी जेबें खाली है वो पैसे को प्रायोरिटी देते हैं। सच ये भी है कि जो समाज समझदार नहीं होता, वो अगर उसको पूछा जाए चूज करने के लिए कि आपको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, तो वो पैसे की तरफ देखेगा। जबकि सच ये है कि जिनके पास पावर होती है, पैसा उनके पैरों की धूल होती है। और मैं इसका उदाहरण देके आपको बताता हूँ। जो अभी की सरकारें क्या कहती है, बड़ी बड़ी योजना लागू कर रही है, इतना पैसा इस विभाग में लगा रही है, इतना इस पुल पे लगा रही है, सड़क पे लगा रही है।
अब इस बात को भी समझना पड़ेगा। मैं अपने प्रत्याशियों से भी कहूंगा, अपने नेताओं को, कि अपनी भाषणों में जनता को ये समझाया करो, अपनी बात को बताया करो गांव में जाके। अपने सभी नेताओं को कहूंगा, नीचे ऊपर चोटी से लेकर नीचे तक के जो हमारे नेता, उनको, कि जनता को ये समझाया करो। और असल उद्देश्य क्या है कि जनता को तैयार करना है, वो अपने हक अधिकार की जानकारी उनको देनी है, और वो कैसे मिलेंगे इसके लिए भी उनको तैयार करना है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सोचिए, एक परिवार जो 10,000 रुपए महीने में पूरे परिवार के मिलके अपने दैनिक खर्च में लाता, मंथली खर्च में लाता 10,000 रुपए, तो लगभग 2,800 रुपए वो सरकार को उसमें टैक्स देता है। अगर वो एक महीने में कोई परिवार 10,000 रुपए खर्च करता है खरीदारी में, आने जाने में, तमाम तरह की चीजों में, उसका खर्च जो अगर 10,000 होता है, तो 2,800 रुपए सरकार की जेब में जाते हैं, जीएसटी के आधार। खाने पीने सब चीजों पे जीएसटी। आप होटल में खाना खाने जाओ तो भी जीएसटी है। दूध दही लस्सी में भी जीएसटी लगा दी सरकार ने, आटे में जीएसटी लगा दी। तो सरकार आपको क्या देती है? सरकार चुनाव के समय को विभिन्न योजना लाके आपको एहसास करा रही है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, 2 किलो गेहूं दे रहे हैं, 2 किलो चना दे रहे हैं। अगर सारा पैसा इंक्लूड कर लिया जाए, तो मंथली वो आपको 300, 400, 500, 600 रुपए का लाभ दे रहे हैं। आपसे ले कितने रहे हैं? 2,800 रुपए। अगर ये उन लोगों के लिए जो 10,000 रुपए खर्च करते हैं मंथली, पूरा परिवार में। अगर कोई न्यूनतम रेखा वाले, जो गरीबी रेखा के बिल्कुल आसपास है, वो 5,000 रुपए अगर खर्च करते हो, तो 1,400 रुपए सरकार के पास जाता है। ये जो आपके टैक्स का पैसा और जो प्राकृतिक साधन है, उसी से बजट बनता है। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि हमें चुनने का मौका मिले तो पैसा और पावर, हम लोग पैसे को चुनते हैं। तो आप जो पैसा टैक्स के रूप में, ये तो एक परिवार के साथ जो पुतना जो आबादी है आपकी, वो जो टोटल पैसा जो टैक्स के रूप में जाता है, वो सरकार के खाते में जमा होता है। उसी से सरकार योजना लाती है, और उस योजना का लाभ वो जब आपको देती है, तो वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसके एवज में उनको वोट दें। यानी कि आपका पैसा आपको देने के नाम पे आपकी वोट को लूटने का प्रयास, आपकी वोट को खरीदने का प्रयास किया जाता है, लुभावने वादे करके, प्रलोभन देके। देखो कि लोकतंत्र प्रलोभन के लिए नहीं है, लोकतंत्र है ताकत बनाने के लिए। जिन समस्याओं से आप परेशान हैं, अपनी वोट की शक्ति से उन समस्याओं को हल करने के लिए आप अपनी ताकत बनाओ, कि वो समस्या आपके जीवन में ना। और जैसा मैंने कहा, अगर वोट आपके पास है, अपनी वोट को संगठित करके आप देते हैं और अपनी ताकत बनाते हैं, तो वो जो पूरा बजट इकट्ठा, उसका निर्धारण करने की चाबी आपके हाथ में आ जाती है कि वो पैसा कहाँ लगाना है। आज जो पैसा सरकारें, जैसे मोदी जी जाते हैं, इतने बड़े बड़े प्रचार के होल्डिंग होते हैं, 50-50 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के, वो करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च करते हैं। हमारे अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च कर रहे हैं। बड़े बड़े, आप जाओगे, इतने बड़े बड़े गारंटियों के वो लगे हुए हैं। चाहे केंद्र की सरकार, प्राइम मिनिस्टर हो नरेंद्र मोदी जी, और वो पैसा किसका? जनता के टैक्स का पैसा है। जेब से तो ला नहीं रहे, अपने घर से, अपने बिजनेस से तो निकाल के नहीं दे रहे हैं, अपनी जमीन बेच के तो नहीं दे रहे हैं आपको कोई सी योजना का लाभ। आपका पैसा आपको देके आपको बेवकूफ बना रहे हैं। दुश्मन इस बात को जानता है कि आपकी आपकी जरूरत क्या है। अगर सोचिए, देश के हर एक नागरिक पे कि जेब में बराबर पैसा आ जाए, तो कोई किसी के कोई पैसे पे वोट थोड़ा देगा। फिर लोग वोट को सोच समझ के देंगे। तो सारी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है, गरीबी इसलिए जो है उसको बढ़ावा दिया गया है, कि आप अब मजबूर रहें और अपनी वोट को ताकतवर लोगों को बेचते रहें। और आपको एहसास भी नहीं होता, योजनाओं के नाम पे लालच देके आपकी वोट को अपने पाले में किया जाता है। हमारे महापुरुषों ने बहुत प्रयास किया कि वोट की बिक्री बंद हो। काशीराम साहब सफल हुए, उनके जाने के बाद सफलता नहीं मिली। कई जगह हमारे लोग दुश्मन को ही वोट देते रहते हैं, उम्मीद करते हैं, जैसे अभी राजस्थान में, अभी 4 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी, इतने मामले हुए, फिर भी हमारे लोग, कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई, बीजेपी को रोकने के लिए हम इनको वोट देनी। ऐसे ही आपने मध्य प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए इनको वोट दी। अंत परिणाम क्या हुआ पिछली बार? इन ये कांग्रेस में जाकर मिल गए, कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाकर मिल गए, उनकी सरकार बन गई। जबकि वोट का अधिकार जो है, ये आपको शक्ति के निर्माण के लिए मिला है, आपकी अपनी समस्या। क्योंकि राजतंत्र में आपके पास ये अवसर नहीं थे कि आप कुर्सी पे बैठ जाओ राजा की। राजतंत्र में तो राजा का बेटा राजा बनता था।
आप जाके नहीं बैठ सकते थे उसकी कुर्सी पे, आप जाके वहां से राज नहीं चला सकते थे। उसके लिए योग्यता की नहीं, उसके लिए तो परिवार की के पुत्र की जरूरत थी, पुत्र या पुत्री की। लेकिन लोकतंत्र में गरीब का बेटा भी आगे बढ़ के कुर्सी पे बैठ सकता है और वहां बैठ के अपने लोगों की समस्याओं का हल कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र में हमें अपनी ताकत को समझना चाहिए। सरकार इस तरह का व्यवहार करती है जैसे वो आपको खैरात दे रही हो, कुछ मुफ्त में दे रही हो, दान कर रही हो, आपका पैसा आपको देना, बताइए कितना बड़ा वो, किस तरह का दिखावा चल रहा है। इसलिए हमने आजाद समाज पार्टी के जरिए इस बार कोशिश की है राजस्थान में कि हम अपनी राजनीतिक शक्ति बनाएं, और मध्य प्रदेश में। और जो मुझे सुनेंगे अपने साथियों से मैं कहना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करो। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करते और हम लोग उस तरह से कामयाब नहीं होते, तो जो 5 साल अन्य अत्याचार होगा उसके लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो। चंद पैसे आपको महीने 2 महीने के लिए लाभ दे सकते हैं, लेकिन आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं दे सकते। उस संकल्प को याद करके कि करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। जिस सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? सामाजिक परिवर्तन तभी होगा जब आप ताकतवर बनेंगे। आज जो परिवर्तन इस तरह स्थिति बदली है, जिन वर्गों को नजरअंदाज किया जाता है, आज वो कुर्सी पे बैठे हैं, ये कब हुआ? जब हमारे लोग कुर्सी पे बैठे और इस तरह की नीतियां बनी। और नीतियां भी तभी, कानून भी तभी फॉलो हो पाएंगे जब चलाने वाले हाथ आपके होंगे। अब कानून है, आप बताओ कितने कानून के हिसाब से देश चल रहा है? कानून तो ये भी छुआछूत नहीं होगी, गैर बराबरी नहीं होगी, किसी महिला का रेप हत्या नहीं होगी, हो तो रही है। किसी महिला का शोषण नहीं होगा, हो तो रहा है। किसी अधिकारी कर्मचारी को जाति के नाम पे नहीं सताया जाएगा, तो हो रहा है। मूछें रखने पे घोड़ी बैठने पे हत्या नहीं हुई, हो रहा है। किसानों को उनकी एमएसपी जो फसल का दाम मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। और कुछ ऐसे कानून है जो सरकार आपके आप ना भी चाहें तब भी जाकर बना देती है, जैसे किसानों के खिलाफ बने, जैसे लेबर लॉ में चेंज करके बनाए जा रहे हैं मजदूरों को बिल्कुल कमजोर करने के लिए। बहुत सारे ऐसे कानून जो सरकार ने अपने मन से बना दिए, चाहे जनता का उससे अहित हो। तो अगर आप अपने पक्ष में कानून बनवाना चाहते हैं, आप जो कानून हैं आज उनको लागू कराना चाहते हैं, जो योजनाएं उनका सही व्यक्ति तक वो पहुंचे, उनका लाभ चाहते हैं, तो आपको अपनी वोट का फैसला करना। मैं पिताजी की जयंती के दिन और पिताजी के परिनिर्वाण के दिवस के दिन अगर बहुत कोई विकट समस्या ना हो तो घर पे रहता हूँ, माँ से आशीर्वाद लेता हूँ। क्योंकि आज तो मेरे महापुरुषों के बाद मेरे पिता और माँ वो ही है। आज भी मैं उनका आशीर्वाद लेके कल से प्रचार में निकलूंगा मध्य प्रदेश में, इस संकल्प के साथ कि जिस सपने को बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, जिस सपनों को हमारे महापुरुषों ने देखा, उस सपने को कामयाब हमें करना है। जब किसी बहन बेटी का अपमान होता है तो वो माएं सोचती होंगी कि ये अन्याय अत्याचार बंद हो जाए, और वो सपना देखते हैं कभी तो ऐसा दिन आएगा कि महिला सशक्त होगी और वो सुरक्षित होगी। जिनके घर में रोटी नहीं हो वो इंतजार देखते होंगे कि कभी तो ऐसा दिन आएगा कि उनको सम्मान से रोटी का खाने का अवसर मिलेगा, उनके पास भी अच्छा खाना होगा। आपको लगता है ये परिवर्तन कोई और करेगा? आपको लगता है कि ये जो हजारों साल जिन्होंने कुछ नहीं किया वो करेंगे? वो भी परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, लेकिन तब जब आप ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन वो बहुत समझदार हैं, उनको पता है अगर राजनीतिक रूप से आप ताकतवर हो गए तो फिर आप उनकी गुलामी नहीं करोगे। इसलिए वो नहीं चाहते कि आप राजनीतिक रूप से ताकतवर हो, इसलिए वो आपको अपनी पार्टी का पिछलग्गू बना के रखना चाहते हैं। कुछ मेरे साथी टिकट न मिलने के कारण, व्यक्तिगत सम्मान न मिलने के कारण भी निराश है। मैं उनसे कहूंगा, हमारी बहुजन आंदोलन में एक महापुरुष ऐसा नहीं जिसको कोई चीज आसानी से मिली हो या जिसने अपमान ना सहा। किसी एक महापुरुष को आप स्टडी करके देखो, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, चाहे माँ सावित्रीबाई फूले हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो या मानव काशीराम, सबको। और सबसे पहले जब परिवर्तन शुरुआत की तो अपने परिवार के लोगों ने, अपने समाज के लोगों ने सबसे बड़ा उनका रास्ता रोकने का काम किया और उनको अपमानित करने का काम किया, आलोचना उनकी करने का काम किया। ज्योतिबा फूले तो जब अछूतों को पहली बार अपने कुएं से पानी पिलाया, उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया। जब उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा, पंचायत हुई, तो उनके पिता ने ही उनका विरोध किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय के समकालिक नेताओं ने बहुत नीचा दिखा।
और यहाँ के व्यवस्था में बैठे ताकतवर लोग उनको अंग्रेजों का एजेंट तक कहते थे, उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि उनका समाज उनके साथ न जुड़ जाए। मान्यवर काशीराम साहब को यहाँ के नेता, उस समय के कांग्रेस भाजपा के नेता, अन्य दलों के नेता उनको सीआई का एजेंट कहते थे। और कई बार उनको उन्होंने कदम आगे बढ़ाए और फिर उनको वो निराश हुए क्योंकि सफलता नहीं मिली। जब पहली बार चुनाव लड़ा, आप स्टडी करोगे आपको मिलेगा DS4 के बैनर पे हरियाणा में तो 400-400 500 वोट आई, बहुत सारे बहुत सारे अच्छी वोट है, बहुत सारे कम वोट आई। तो ये परिवर्तन की शुरुआत है, एकदम से नहीं होगा, लेकिन आज नहीं तो कल आपको परिवर्तन का निर्णय लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको अपने प्रदेश और देश के बारे में सोचना पड़ेगा। कब तक इस लूट भ्रष्टाचार के सहयोगी बने रहेंगे हम लोग? कब तक अपने देश में गुलामों जैसा असुविधा सुविधाओं के बिना हम लोग जीवन जीते रहेंगे? मैं आपको संकल्प के साथ वचनबद्ध होकर ये बात कहता हूं कि अगर आप राजनीतिक रूप से इस लड़ाई में सहयोग करोगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं। लोकतंत्र है, जिन पे राजनीतिक शक्ति होगी उनके हाथ ऐसे नहीं फैले होंगे, उनके हाथ ऐसे होंगे, देने वाले हाथ होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेरे साथियों जो बहुत मेहनत की है, उत्तर प्रदेश में हमारे साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथियों से कि इस बार वो अपनी ताकत बना के उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम करेंगे जो समझते हैं कि इस देश में गरीब अपनी ताकत नहीं बना सकता। यह देश का कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर बहुजन समाज जो है वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है, कुर्सी पे नहीं बैठ सकता जिस कुर्सी बैठ के राज होता है। हमारे बहुत सारे सक्षम मजबूत प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनकी मदद करें और उनको मजबूती से चुनाव लड़ाएं। और मुझे विश्वास है कि इस बार 3 दिसंबर को परिणाम है, तो 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे वो आपके फेवर में आएंगे। आजाद समाज पार्टी गुमनाम नहीं रहेगी, उसको एक पहचान मिलेगी। उसकी बात को रखने वाले सदन में, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में जगह उसकी बात को रखने वाले लोग, आपकी बात को रखने वाले लोग उस सदन में आजाद समाज पार्टी के माध्यम से आपके सहयोग से पहुंचेंगे और उस बेहतर परिणाम भी आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूं, मैं तो ये कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, क्योंकि मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए हैं। जब मैंने 16 महीने जेल काटी, मेरा इलाज बंद कर दिया गया जब मैं बीमार हुआ, तो आप समझ सकते हैं अगर आपके दांत में पस पड़ जाए और आपको उस समय दवाई ना मिले। मुझे मेरी रोटी बंद कर दी, मुझे सूखी रोटी खाने के लिए मजबूर किया गया, मेरे साथ मुझे अपमानित किया गया, परिवार से मुलाकात बंद कर दी गई। मैंने 7-7 दिन की भूख हड़ताल रखी जेल में 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद। 16 महीने में 10x6 की एक काल कोठरी में रहा। पैर सीधे करते थे तो दीवार में लग जाते थे। वहीं एक शौचालय, उसी में 10 फीट की एक, उसमें 10x6 फीट की उसमें शौचालय, वहीं खाना खाना, वहीं पढ़ना, वहीं सोना, वहीं कपड़े रखना, वहीं किताबें रखना, वहीं खाने पीने का सामान रखना। सूरज ढलने से पहले बंद हो जाना, सूरज निकलने के बाद निकलना। एक दिन में नहीं बना आपका चंद्रशेखर। दिल्ली में जब गुरु सतगुरु रविदास जी गुरुवर तोड़ देगा तो खूब जो है लाठियों से स्वागत हुआ, दांत तोड़ देगी सीधी लाठी मार के। मेरे पैरों के नखूनों पे एक सीओ लेवल रैंक के अधिकारी ने खूब जो है चोट मारी। और जब एनआरसी का आंदोलन हुआ तो मुझे कहा गया कि अगर आप यहाँ इनकी आवाज उठाओगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और मेरे आज भी याद है कि मेरे नाखून उतार लिए गए जूते से, मेरे पैर पे कूद कूद के, चमड़े के जूतों से। और खूब जो है लाठियां जो है वो स्वागत में पेश की गई। खूब तकलीफ,
सह के यहाँ तक आया। अभी जब उनसे और चीजों से नहीं रुका, कुछ लोग राजनीतिक रूप से मेरा विरोध कर सकते हैं, उनके उनके पास कारण है कि वो उन दलों में है जहां से अगर वो मेरा विरोध नहीं करेंगे तो वो शायद जो है वो दल उनको उस तरह से ना देखे। मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है, लेकिन मैं अपने साथियों से कहूंगा किसी का अपमान न करें, किसी को बुरा ना करें, अपने काम को आगे बढ़ाएं। लोकतंत्र में किसी की बुराई के लिए है नहीं, लोकतंत्र ताकत के लिए। आप ताकत बढ़ाओगे तो आप समस्याओं का हल करोगे, अपने लोगों को खुशहाल जिंदगी दोगे, प्रदेश और देश को तरक्की की तरफ ले जाओगे। जब मेरे ऊपर गोली चली, वो दिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का दिन था। उससे पहले इतना धैर्य नहीं था मेरे जीवन में। और जब गोली लगने के बाद मुझे बताया गया कल ईद का त्योहार है और बहुत आक्रोश है लोगों में, तो मेरा एक ही पहला मेरा वो था कि किसी भी तरह की के गुस्से में मत आना, माफ करो उन लोगों को जिन्होंने कदम उठाया। कोई विरोध प्रदर्शन मत करना, ईद का त्योहार खराब होगा उनका। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि कोई गुस्सा मत करना, शांत हो जाओ। उस दिन मेरे जीवन में धैर्य आया और मुझे एहसास हुआ कि जो जीवन मुझे महापुरुषों के आशीर्वाद से मिला और दोबारा जो पुनर्जन्म हुआ, मेरा एक ही जीवन में दोबारा जन्म मिला। अब मैं अपने जीवन को एक एक क्षण जो है वो महापुरुषों के इस आंदोलन को कामयाब करने और लाखों करोड़ों माओ बहनों को स्वाभिमान सम्मान के जीवन में दिलाने में लगाऊं। और मेरा प्रयास है आप सबके सहयोग से कि हर अंतिम व्यक्ति को भी जो गांव में रहता है, शहर में रहता है, वही स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए जिसका भारतीय संविधान उसको अधिकार देता है, जिसका वो हकदार है। इस गोली को खाने के बाद मैंने जो निर्णय लिया कि अब मेरा पूरा जीवन जो है वो महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने में, कामयाब करने में गुजरेगा। और मैं बहुत सारी चीजें मुझसे बहुत, देखिए ये जीवन है, आदमी रोज गलतियां करता है, सीखता है। मैं प्रयास करूंगा कि भविष्य में कभी किसी का मेरी वजह से दिल ना दुखे। लेकिन मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो वो महापुरुषों का आंदोलन बहुत जल्द कामयाब होगा, जिसको आप चाहते हैं। आप किसी भी दल में हो, बहुजन समाज के लोग, जिसको आप चाहते हैं वाकई में वो हो। एमपी एमएलए तो देश दुनिया में, भारत में बहुत हैं, लेकिन वो उनकी एक की भी हिम्मत ऐसी नहीं होगी कि वो अपनी पार्टी से अलग हटके अपने समाज के लिए एक शब्द कह सके। और जब लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैं दौसा पहुंचा चुनाव प्रचार को लात मारते हुए अपने परिवार की आवाज उठाने। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि इस बार चूक मत जाना। इस बार अपनी वोट की शक्ति से आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाना और हमारे हौसले को मजबूत करना कि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ सकें। आप सब लोगों की मेहनत कामयाब होने जा रही है, बस हिम्मत रख के आगे बढ़िए। सोना नहीं, लापरवाह नहीं होना। ऐसे नहीं होना जैसे मैंने मैच के तौर पे एक बताया था इंदौर में कि मैं चाहता था अफगानिस्तान जीते, क्योंकि वो बहुत कमजोर टीम है, उस तरह के रिसोर्स उनके पास नहीं, उनके लड़के अच्छा कर रहे हैं। वो बहुत कठिनाइयों से संघर्ष करके अपनी प्रतिभा के दम पे यहाँ तक आए और बड़ी बड़ी टीमों को हरा के। लेकिन जिस दिन वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, उन्होंने एक गलती की, 7 विकेट गिरने के बाद वो लापरवाह हुए और 2 कैच उन्होंने छोड़ दिए। परिणाम ये हुआ कि फिर उनको कभी मौका ही नहीं मिला कि वो जीत जाए। आप ऐसी गलती मत करना, ये जब तक आपके डब्बे बंद ना हो जाए ईवीएम के, तब तक कोई लापरवाही मत करना। दिन रात एक करके लगना, लोगों को तैयार करना और आजाद समाज पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए उनको उनसे अपील करना, और हमारे गठबंधन के साथियों के पक्ष में भी, क्योंकि आपको भी मौका नहीं मिलेगा। और समझिए आज आपकी टीम अफगानिस्तान जैसी है, नया दल है, सब नए लड़के हैं काम करने वाले, सब मेहनती हैं, साबित करना चाहते हैं खुद को, अवसर की तलाश कर रहे हैं। और बड़े बड़े धन्ना सेठों की पार्टियों से, कॉर्पोरेट सेक्टर की पार्टियों से, पुराने पुराने स्थापित दलों से मुकाबला है। तो ऐसे लड़ो जैसे लड़ाके लड़ते हैं, जैसे बहादुर योद्धा लड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और आशा और विश्वास के साथ कि इस बार हमारे साथी
अपनी ताकत से, अपने संघर्ष से, अपने जो इतना अन्याय जुल्म सहा है और जो अत्याचार उन्होंने होते हुए देखा, उनसे सीख लेके इस बार 5 साल के लिए अपनी अपने भविष्य के लिए के फैसले किसी और के हाथ में नहीं लेंगे। अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में, देश के संविधान के बारे में सोच के अपनी राजनीतिक शक्ति बनाने का काम करेंगे, अपनी पहचान को मजबूत करने का काम करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, सभी देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं। अगर कुछ करना चाहते हो तो अभी मंच है, कुछ करके दिखाओ। इतिहास आपको क्यों याद रखे, ये भी तय करो। रोज हजारों लोग पैदा होते हैं, हजारों लोग मरते हैं। क्यों आपको याद रखा जाए, ऐसा क्या आप करें, इसका फैसला आपको करना है। ये भी तय करना है 2-4 महीने की सुख सुविधा है, व्यक्तिगत या अपने लोगों की तरक्की, अपने लोगों के स्वाभिमान सम्मान का जीवन, बहन बेटों की सुरक्षा और अन्य अत्याचार का खात्मा, ये आपको तय करना। मैं आपके कल भी साथ था, आज भी साथ हूँ, हमेशा साथ रहूंगा। जब तक हम इस देश में गैर बराबरी पे आधारित सारी व्यवस्था खत्म करके, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सबको खत्म करके, जो गैर बराबरी पे आधारित व्यवस्था, सबको खत्म करके समता मूलक समाज नहीं बनाते, भाईचारे वाला भारत नहीं बनाते, बन जाता, जब तक भाईचारा वाला भारत नहीं बन जाता तब तक हम लोग लगे रहें। और जब तक हमारे जीवन में आखिरी सांस है, मैं अपने पिता को याद करते हुए अपने संकल्प को भी दोहराता हूँ कि मैं विशेषकर व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कह रहा हूँ, तब तक इस संघर्ष में लगा रहूंगा जब तक हम लोग महापुरुषों के इस आंदोलन कामयाब करके समता मूलक समाज की स्थापना नहीं करते, अपने भारत को तरक्की के रास्ते पर नहीं पहुंचा पाते, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है एक दिन ऐसा सवेरा आएगा कि देश का हर एक नागरिक अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा, ताकतवर महसूस करेगा, संपन्न महसूस करेगा और लोगों के जीवन में खुशहाली। जो मैंने सहा वो किसी और को ना सहना पड़े, इसलिए हमें लड़ना है। सोचिए, अगर राजनीतिक ताकत, राजनीतिक शक्ति का सही प्रयोग किया जाए तो किसी के पिता की जान नहीं जाए, किसी के बेटे, बेटी, पत्नी, बहन, माँ की जान नहीं जाएगी और कोई अपमानित नहीं होगा, किसी के सपने नहीं कुचले जाएंगे, किसी का बचपन नहीं बिखरेगा। मैंने आज आते हुए देखा कि एक बच्चा 8-9 साल का, 10 साल का रिक्शा चला रहा था क्योंकि उसको अपने परिवार का पेट पालना। और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो सरकारों की नजरों से, क्या सरकार ने उनको देखा नहीं है, सरकार को देखना नहीं चाहती, क्योंकि वो गरीब लोग सरकार के एजेंडे में आते ही नहीं है। सरकार अमीरों की है और अमीरों के लिए काम कर। आपको अपने लोगों के बारे में सोचना है। मैं अपने लोगों से अपील करूंगा कि अपने वोट का सही प्रयोग करें। अब तक आपने जिसको वोट दिया, आपने गलत फैसला लिया, अगर वो जीते या हारे, कहीं आप ये सोच के कि भाई बीजेपी जीत जाएगी इसलिए कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस जीतेगी बीजेपी को वोट दें, तो वो, और आप सोचे जिताऊ प्रत्याशी को वोट दें, तो ये आपका फैसला इसलिए गलत है कि अगर वास्तविकता में जिताऊ प्रत्याशी ने आपके लिए कुछ किया होता तो आपकी जिंदगी बदला होता। असल फैसला ये होगा कि आप आजाद समाज पार्टी से गठबंधन को, और जहां आजाद समाज पार्टी के अकेले प्रत्याशी उनको वोट करते हैं, ये आपका सही फैसला होगा कि अपनी वोट को आप महापुरुषों के मिशन के नाम दे और अपने आंदोलन को मजबूत करने के नाम दे, अपनी तरक्की के नाम से। बूंद बूंद घड़ा भरता है, और अगर मकान बनाना चाहते हैं तो नींव रखो, और नींव इस बार रखी जाएगी मध्य प्रदेश, राजस्थान। मुझे विश्वास है आपके संघर्ष पे, आपकी मेहनत पे, आपके समर्पण पे और आपकी शक्ति पे। धन्यवाद।